आज आपसे एक ज्वलंत विषय पर फिर चर्चा करना चाहता हूँ। अभी जो आने वाले समय में बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, उसके संदर्भ में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा पश्चिम बंगाल के चुनाव में हार जीत से या उसका विश्लेषण नहीं करना है और न मैं कोई भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कौन जीतेगा कौन हारेगा। मेरा मकसद सिर्फ वहाँ की जो सामाजिक परिवेश है और जो राजनीतिक स्थितियां हैं वहाँ की अभी वर्तमान में, मैं उसके विषय में कुछ आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, क्या होता है, एक जब चुनाव कहीं होता है या कहीं भी कोई सत्ता परिवर्तन होता है या कुछ भी होता है, तो इसमें मुख्य रोल वहाँ की जनता का होता है। अभी कहा जाता है ना, प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। बाकी सारे जो भी फैक्टर्स हैं वो सब अपनी जगह पर होते हैं, वो सब राजनीतिक विवाद का विषय होता है, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। लेकिन सबसे प्रमुख होता है जनता, प्रमुख होती है जनता। जनता का जहाँ जिधर मनस्थिति होती है, जिस तरह की वहाँ परिवेश होती है, उसी हिसाब से परिणाम भी आते हैं। अभी दोस्तों बंगाल में जो वहाँ की सामाजिक स्थिति है, पिछले 40-45 साल कह सकते हैं, 30 साल कम्युनिस्ट का शासन हुआ, 15 साल हमारी ममता दीदी का शासन हुआ। तो अभी मोरलेस सब लोग ये मान चुके हैं कि वो भी एक एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिस्ट शासन ही था। सीपीएम का ही शासन जैसा चल रहा था, टीएमसी का भी शासन लगभग मोरलेस वही है। वहाँ की जो सामाजिक संरचना थी या जो वहाँ के जो स्थिति थी, उसी हिसाब से सारा काम उन्होंने धीरे धीरे वही अपना लिया और सारी वही नीतियाँ उन्होंने अपनाई। तो मेरा कहने का मतलब है, वहाँ की जनता को, जैसा कि वहाँ पे लोगों ने, वहाँ के नेताओं ने बनाया है कि वहाँ की जनता यथास्थितिवाद की आदी हो गई है। अब इस बात को समझिए, यथास्थितिवाद क्या है, मतलब स्टेटस को। स्टेटस को वो लोग चाहते हैं कि बस जो जैसा स्थिति है, जिस हम सामाजिक परिवेश में या जिस माहौल में हम रह रहे हैं पिछले 30-40 साल से, हम उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन हो। परिवर्तन का भय दिखाती है जो भी सरकार है कि अगर परिवर्तन हुआ तो वो दूसरी पार्टी की सरकार आ जाएगी, वो आपका जो अभी यहाँ से आप जिस माहौल में रह रहे हैं शांति से या जो कुछ भी हो, उनका अपना विचार है कि जिस स्थिति में रह रहे हैं वो वही रहेगी। अब स्टेटस को या यथास्थितिवाद का फ़ायदा कैसे नेता लोग उठाते हैं, एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। हमारे अपने ज़िले में जैसे पिछले 37-38 साल से एक विधायक हैं, तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया और फिर भी हर साल वो चुनाव जीत जाते हैं। तो क्या है कि स्थिति ऐसी आती है कि हर बार चुनाव में लोग कहते हैं कि अरे भाई तो कैंडिडेट अच्छा नहीं है, ये हार जाएगा, तो इससे कोई दूसरा बेटर कैंडिडेट होना चाहिए था। लेकिन जब आखिरी दिन वोटिंग की स्थिति आती है तो जनता को नज़र में लगता है कि भाई ये हार जाएगा, तो फिर इसके बाद जिसको हम लोग अगर जिता दिए, जो इसके विरोध में खड़ा है या जो इसके अगेंस्ट में खड़ा है, वो जीतेगा तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। जो अभी हम लोग 30-35 साल से शांति से इस शहर में रह रहे हैं, तो वो तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसके वजह से लोग मतलब चाहते हैं कि नहीं भैया, जो चल रहा है चलने दो। तो इसी को यथास्थितिवाद कहते हैं और हर बार इसका परिणाम वो होता है कि वो जीत जाता है। अभी बिहार सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पद पर भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो इसको समझिए, यही यथास्थितिवाद हुई कि जो चल रहा है उसको चलने दो, दूसरा आ जाएगा तो उससे शायद ज़्यादा ख़राब स्थिति हमारी हो जाएगी, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बंगाल में यही चीज़ उन लोगों के घुट्टी में पिलाई जा रही है, अभी जो भी सरकार है उनका, कि भाई भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी जो आ जाएगी तो ये हिंदी भाषियों की पार्टी है और दंगा फसाद जो कुछ भी है, बुलडोजर संस्कृति या जो कुछ भी है, सब यहाँ लागू हो जाएगा। यहाँ हम लोग जो अमन चैन से रह रहे हैं, जो हमारा भाईचारा है, सब खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़, अब जो संभ्रांत वर्ग है वहाँ की, जैसे जो शहरी आबादी है 70% से के लगभग, मैं मानता हूँ वो सभी स्थिति को समझती है, सरकार की इस चाल को समझती है। वो चाहती है कि बंगाल का विकास हो, जो कि बंगाल तेज़ी से पिछड़ते जा रहा है। आज बंगाल की स्थिति क्या है,
जहाँ एक तरफ हमारा देश तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर है, सारी दुनिया जान रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। धीरे धीरे सभी राज्य बंगाल से आगे निकलते जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बंगाल में इतना अच्छा सशक्त होने के बावजूद भी सारे IT सेक्टर्स जो है बेंगलोर में, हैदराबाद में या नोएडा में, पुणे में सब जाके ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। बंगाल में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, माहौल भी बढ़िया है, लेकिन वहाँ की सरकार, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, और इनकी नीतियाँ जो है वहाँ बड़े बड़े सेक्टर्स को प्रवेश करने से रोकती आ रही हैं, जिसके वजह से वहाँ जो है विकास नहीं हो रहा है। तो ये जो वहाँ का, देखिए वहाँ के जो आबादी है या कहीं की भी हो, उसको आप 3 भाग में बांट सकते हैं। एक तो हुआ एकदम बहुत लोअर क्लास, एक हुआ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और एक हो गया हायर अपर क्लास, जिसको सम्भ्रांत वर्ग कह सकते हैं, ये काफ़ी अपर वर्ग। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सब समझ रहे हैं। मिडिल क्लास के लोग थोड़ा यथास्थिति बात के मतलब समझे के पक्षधर हैं, लेकिन जो सबसे लोअर क्लास के लोग हैं, जिसमें वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम आबादी भी है, तो उनके सामने ये सब स्थिति, ये सब वो नहीं सोचते कि हाँ हमारा बंगाल का क्या स्थिति है, हमारा बंगाल क्यों पिछड़ रहा है। सभी राज्य, अभी देखिए बंगाल में क्या है, पिछले इतने सालों से अभी जहाँ उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों का जाल बिछ रहा है, अभी बंगाल में क्या है, वही जो 100 साल से पिछला एक बागडोगरा हवाई अड्डा है, और एक समझिए कि कलकत्ता में जो है बागडोगरा भी है, वो तो नॉर्थ ईस्ट में जाने वालों के लिए, आसाम वगैरह जो जाते हैं उसी के लिए। अब इतने बड़े राज्य में सिर्फ एक कलकत्ता ही एयरपोर्ट मेन है, बाकी दुर्गापुर वगैरह मालदा में या कुछ बिहार में छोटा मोटा है डोमेस्टिक के लिए, उन्हीं के बराबर वहाँ फ्लाइट चलती है। तो अब एक छोटी सी स्थिति समझिए, हवाई अड्डा एक ही है बंगाल में, और कोई तरह का वहाँ डेवलपमेंट वर्क हुआ नहीं है। जहाँ सारे राज्य है कितने आगे से निकल रहे हैं, सब तेज़ी से आगे निकल रहे हैं, और यहाँ बंगाल की स्थिति जो है, फिर यहाँ के जो सम्भ्रांत वर्ग हैं वो तो समझ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, चलिए सोचते हैं कि चलो भाई बंगाल से निकल गए निकल गए। जो कोई मिडिल क्लास है उसको तो सरकार ने इतने सारे मतलब उनको लोक लुभावने ये सब ये स्कीम है, जैसे अब जैसे खेतों में किसानों के लिए कृषक बंधु योजना, अब ये गाँव के लिए है। फिर बाकी जो मतलब अर्बन और सेमी अर्बन इलाके के लिए है वृद्धावस्था पेंशन योजना, जैसे वृद्धों को मिलता है 55 साल 60 साल से ऊपर वाले को मिलता है। बांग्लार युवा साथी योजना, बेरोजगार भत्ता अब 1500 रुपये पर मंथ मिलता है। वृद्धा भत्ता पेंशन 1000 रुपये मिलता है। तरुणेर सपनों मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं उनको 10,000 रुपया साल में एक बार मिल जाता है। कर्मश्री योजना 50 दिनों के काम की गारंटी। ये जो योजनाएं हैं, मैं केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती है, जैसे मुफ्त में जो अनाज मिलता है, और जो भी मनरेगा था जिसका नाम बदल दिया है वो योजना है, वो सब के अलावा राज्य सरकार देती है। बीड़ी मजदूरों को 1000 रुपये 3 महीने पर मिलता है, उनके बच्चों को पर चाइल्ड मिलता है, वो अलग है। फिर इमाम भत्ता भी बहुत से जगह पर दिया जा रहा है, और शायद उसमें कुछ रिवाइज भी होने की स्थिति है। तो जब उनको इतना सादा कुछ मिल जा रहा है, और एक है कि उनमें होम सिकनेस जो है धीरे धीरे बहुत विकसित होते जा रहा है। बंगाल में जहाँ लोग पहले पूरे भारतवर्ष में छाए रहते थे, हर जगह बड़े बड़े पदों पर आसीन होते थे, आज उनका उद्देश्य वो नहीं रह गया। देखते हैं कि चलो भाई खाने पीने का तो जुगाड़ सरकार ने कर ही दिया है, अब बाकी कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, क्लर्क की नौकरी मिल जाए, टीचर की नौकरी मिल जाए, उसी में वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। अब जहाँ तक गांव की बात है, तो गांव में भी ये सब योजनाएं तो चलती ही हैं, उनका पेट भर रहा है उससे, वो ज़्यादा कुछ सोचने की स्थिति में है नहीं। तो कहाँ चुनाव में कौन जीतेगा नहीं हारेगा, कौन हारेगा नहीं जीतेगा, उनका तो बस लगता है हमारा दीदी का माँ माटी मानुष जो है, वो हमारा जो उनका नारा है, और हमारा जो अभी TMC की सरकार है, बस यही हम लोग को सुरक्षा दे सकती है, यही हम लोग को जो अभी चल रहा है दाना पानी का इंतजाम कर सकती है। बाकी अगर पार्टी आएगी तो हमारा यहाँ जो चल रहा है, जो यथास्थिति बात वो चाहते हैं कि बरकरार रहे, उसमें खलल पड़ जाएगा। इसकी वजह से वो लोग डरते हैं सत्ता परिवर्तन से। तो इसके लिए ग्राउंड रूट लेवल पे या जो कुछ भी हो, भाजपा तो बहुत जल्दी भाई पूरे भारत में फैल गई है, लेकिन अभी वहाँ जो संरचना जो मैं बताया, वहाँ की जो जनभावना है कि जब तक वहाँ के लोगों में ये जागरूकता पैदा नहीं होगी कि हमारा बंगाल क्यों पिछड़ रहा है बाकी राज्यों से, जब तक ये भावना नहीं आएगी वहाँ के जन जन में, तब तक ये मुश्किल है। अब जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो खैर बहुत जल्दी आसाम में परिवर्तन ला दिया, वहाँ नॉर्थ ईस्ट तक इंडिया BJP पहुँच गई, लेकिन बंगाल में कोई उस लेवल का नेता अगर जब तक नहीं आएगा, इनका जनाधार भी तो नहीं था ना, जनाधार तो था वहाँ कांग्रेस का, जहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हुए कांग्रेस के,
सिद्धार्थ शंकर राय हुए, डॉक्टर वी.सी. राय हुए, फिर ये थे प्रणब मुखर्जी दा थे। तो बंगाल में अब तो खैर कांग्रेस 0/0 हो गई है, वहाँ तो अब कुछ भी नहीं रहा, जो भी थे पुराने सब खत्म हो गए। अब जो भी है सब झोल झांखाड़ है, टीएमसी के पीछे घूमने वाले लोग हैं, खाली विरोध करते हैं मुंह पर, ऐसे कुछ नहीं करते, उधर सब कुछ खत्म हो गया। और देखिए एक बंगाल के गांव का जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ के, जो बांग्लादेश से मिलते हैं, वहाँ के क्या है कि जितने मज़दूर हैं, ज़्यादातर तो बांग्लादेश से जो पलायन करके आ गए हैं, वहाँ एक माफिया या दलाल काम करता है। वो लोग क्या करते हैं कि मज़दूरों को एग्रीमेंट लेवल पे सब बाहर भेजते हैं काम करने के लिए। अब जैसे मज़दूर तो बाहर में बिहार से भी जाते हैं और भी यूपी के छोटे छोटे शहरों से जाते हैं, लेकिन वो लोग सब अपना इंडिविजुअल लेवल पे जाते हैं, राजस्थान में ईंट भट्टों पे काम करने, पंजाब में खेतों में काम करने। लेकिन बंगाल में बड़ा इसका एक संगठित व्यापार है, एक माफिया काम करती है। वो जो बाहर जाते हैं उनके परिवार को 5,000 से 7,000, 8,000, 10,000 महीना का गारंटी लेते हैं कि हम तुमको देंगे, और उसके बच्चों को ले जाते हैं वहाँ से। बाहर से वो लोग एग्रीमेंट करते हैं 20,000 रुपये पर लेबर का, उसको बोलते हैं कि लेबर का हम काम करते हैं, लेबर सप्लाई का। इसको वो लोग बड़ा शान से बोलते हैं, लेबर सप्लाई का काम करते हैं। तो ये सब जो संगठित रूप से सारे मजदूर बाहर जाते हैं, इन लोगों को वो जो दलाल होता है उनके परिवार को 5,000 से लेकर 10,000 रुपया तक देता है, और उनका जहाँ से एग्रीमेंट रहता है उससे 20,000। तो ये लोग खूब मोटी कमाई कर रहे हैं। और जो बांग्लादेश से प्रवासी लोग इधर घुस जाते हैं, उनका भी आधार कार्ड और ये राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन तो नहीं बना पाते, ये सब चीज़ बना के उनको भी भारत का नागरिक। आज जो ये हो रहा है वोटर लिस्ट का जो सुधार हो रहा है, जिसमें नाम कटने का, SIR वगैरह का जो चर्चा है, उसमें ऐसे ही लोगों का नाम कट रहा है, जिसके चलते ममता दीदी बहुत चिल्ला रही हैं। तो ऐसे लोग चले तो जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सबके सब वापस आ जाते हैं। इनका नीति रहता है, और सब एकजुट होके खुल के सरकार के पक्ष में वोट करते हैं, क्योंकि इनका जो ये रोजी रोजगार और ये सब जो इनका धंधा पानी चल रहा है, ये सब चलता रहे, बरकरार रहे। तो कहने का मतलब कि ये स्थिति जो है सो बड़ा मुश्किल है कि जब तक इस चीज़ के लिए जन भावना में ये जागरूकता नहीं पैदा होगी कि हाँ हमको बंगाल को आगे बढ़ाना है। और बंगाल क्या था एक समय, अभी जितन जो जो स्थान हैदराबाद और बंगलोर वगैरह का है, पुणे का है, अगर कलकत्ता में अगर ये सब चीज़ें अगर होती तो आज कलकत्ता सबसे आगे निकल गया होता। कलकत्ता में नाम मात्र के सिलिकॉन वैली है, साल्ट लेक के पास एक जगह है, बस वहीं जो भी IT कंपनियां हैं सो है, बाकी पूरे बंगाल में तो कुछ नहीं है। जबकि कितना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था, आज़ादी के बाद वो सबसे नंबर 1 स्टेट कहा जाता था। लेकिन ऐसी स्थितियाँ आई, कम्युनिस्ट का शासन आया, उसने सब कुछ जितना भी था सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, सारे इंडस्ट्रीज़ को वहाँ से चला दिया। अब यही मजदूर जो बाहर जाते हैं, जैसे भी जाते हो, वो बीड़ी काट के इसके काम पर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर जो लोग उनको भेजते हैं या बीड़ी बनाते, अगर वहाँ की सारी जूट इंडस्ट्री को फिर से अगर जिंदा कर दिया जाए, वहाँ जूट इंडस्ट्री इतनी थी, शुगर मिल इतने बड़े बड़े थे। हम लोग के गांव से भी, बिहार से लोग शुगर मिल में वहाँ काम करने जाते थे, सैकड़ों सैकड़ों के गांव से मजदूर जाते थे। तो किसी को तो उसका मतलब, जो भी सरकार वहाँ रही है उनको तो इसकी चिंता है नहीं, वो क्यों ये सब चीज़ को चालू करेगी। उनका तो काम है कि बस यथास्थिति बात चलता रहे, और इसी तरह से ममता दीदी का जो है चुनाव दर चुनाव अपना जीते चली जाएं, और बाकी सबको तो वो लोरबो कोरबो जितबो रे करके नारा करके वो खेला कर देती हैं। हर बार करती है ना, बार खेला हुए, तो उनका खेला कुछ नहीं है, बस यही है जो स्थिति बताया मैंने। लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बाकी लोगों को उन्होंने छोटा छोटा ये जो झुंझुना पकड़ा दिया है, लुभावना दे रहा है, लोगों का पेट भर ही जाता है। अब कुछ भी हो, वृद्धावस्था पेंशन घर में तो एक 50 साल का बूढ़ा होगा, 50-60 साल का, उसको मिल जाएगा 1,500 रुपया, ये मिल जाएगा। बाकी कोई बच्चा पढ़ रहा होगा 10,000 उसको महीने का मिल जाएगा। अगर कृषक है तो 10,000 रुपया सालाना उधर से मिल जाएगा। 50 दिन का काम का गारंटी, अगर और थोड़ा सा लोअर लेवल क्लास का है तो उसको 50 दिन का रोजगार उधर, 100 दिन का सरकार की तरफ से, उसके ऊपर से मुफ्त में अनाज। ज़रूरत क्या है काम करने का, ज़रूरत क्या है देश के या राज्य के बारे में सोचने का, या ज़्यादा दिमाग लगाने का कि भाजपा को लाना है और ये करना है और वो करना है। इन लोगों को कछु सबसे कुछ मतलब है नहीं। तो वहाँ की आम जनता की मानसिकता दोस्तों यही है, और यही वहाँ की सामाजिक स्थिति है। अब देखिए इसके बाद क्या परिणाम होता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक ये यथास्थिति बात बर्दाश्त करने की वहाँ की जो आम जनभावना है, जो वहाँ की आम मानसिकता है आम बंगाली की, वो जब तक बदलेगा नहीं, हाँ वहाँ
बहुत से उच्च वर्ग के लोग हैं और काफ़ी मतलब हर इंडस्ट्री में यहाँ से बंगाल से आए हुए लोग हैं। तो वो सब जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, पढ़ने में तेज़ हैं, वो सब बंगाल छोड़ छोड़ के निकल जाते हैं दूसरे दूसरे शहरों में जाके, जहाँ जहाँ आईटी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां। अगर यही सब कंपनियां कलकत्ता में हो जाएगी तो उन लोगों को भी सोचना होगा कि वो लोग सोचते भी हैं कि यही चीज़ फिर हमारे घर में नौकरी मिलेगी। हमारे पास बंगाल में ही इतना चीज़ हो जाएगा कि हमको कहीं देश विदेश भी जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन वहाँ की सरकार तो चाहती नहीं है ना कि विकास मत करो, विकास मत करो, जो जैसा है उसको यथास्थिति में रहने दो। बस इसी में हमारा भलाई है, इसी में हमारा चुनाव दर चुनाव जीतते जाएंगे, और यही उनका नीति है दोस्तों। और इसमें फिर आप समझ लीजिए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये स्थिति जो है, जब तक वहाँ की जनता में ये भावना नहीं आएगी कि हाँ, हमको बंगाल को भी कुछ बनाना है या कुछ करना है, वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, वो लोग जब तक ये भावना नहीं पैदा करेंगे वहाँ के लोगों को। अब हम बिहार से लोग जाके बोलेंगे या कहीं से भी लोग जाके बोलेंगे, भाजपा वाले जाते हैं बट नेचुरल वो लोग हिंदी में बात करते हैं, तो वहाँ के नागरिकों को लगता है कि अरे तो ये सब तो आ जाएगा, तो इन लोग का तो संस्कृति दूसरा है, दंगा फसाद कराएगा, मारधाड़ कराएगा। और यही डर ममता बनर्जी भी उन लोगों के दिल में पैदा करती है। तो इसके वजह से है कि वहाँ उतना पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती है भाजपा को। और दोस्तों देखिए, ममता दीदी का तो जो नारा है, लोर बकोर वो जीतवो रे, क्या करेंगे, अब आप खेला करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, दीदी जीतती है या हारती है, लेकिन एक ही हम लोगों का ये भगवान से प्रार्थना है, जो भी हो बंगाल में शांति से चुनाव हो, वहाँ खून खराबा कम से कम हो, जातीय दंगा ना हो, और जैसे भी हो ये सारा मामला शांति से निपट जाए, जिससे कि बंगाल तो बदनाम है और ज़्यादा बदनाम ना हो। और दीदी को भी भगवान सद्बुद्धि दे कि वो भी एक सही मामले में बंगाल के विकास के बारे में सोचें, जीते या हारे, लेकिन वो बंगाल के लिए काम करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।